हेलो भैया, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये जो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट होते हैं, हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें जितने भी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर लाए गए, वो सभी की सभी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें डाल दूंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। तो इसको एक्ट को पारित कब किया गया, कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे इंपॉर्टेंस थी इसकी, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। तो हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये पास कब हुआ था? 1858 में पास हुआ था। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये एक लैंडमार्क स्टेप था कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा कदम था एक। और इसने जो एक्ट आया था, हमें पता है ये ट्रांजिशन एक्ट था। इससे पहले हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल कर रही थी। और इस एक्ट के बाद के जो ब्रिटिश क्राउन था वो सीधे सीधे उन्होंने अपनी गवर्नेंस एस्टेब्लिश कर दी थी इस एक्ट के बाद ही। और इसने गवर्नेंस एंड रेवेन्यू पॉलिसी रेवेन्यू पावर छीन ली किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उन्होंने वो सारी की सारी पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसके पास चली गई थी पावर्स। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें इंट्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसे जाना जाता है गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रख लेना कि गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया क्या है। तो वो क्या है? 1850 का एक्ट ऑफ इंडिया है। कंपनी रूल इन द ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया एंडेड एंड कंपनी वर liquidated. The act extended to not only the territory under the direct control of British Crown but also princely state which accept the sovereignty of the company. तो बेसिकली इस कानून के तहत जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाँ डायरेक्ट कंट्रोल था वहाँ तो उन्होंने पोजीशन ले ही लिया। इवन की जो कि राजा वगैरह थे, जो राजा वगैरह थे जहाँ पे रूल करा, जैसे मान चलिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कोई एक स्टेट है, वहाँ पे अगर कोई राजा राज करा था, उसने सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अब उस जगह पे भी किसका कंट्रोल चलेगा? ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल चलेगा। तो ये सारा सीन चल रहा था। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इस एक्ट को लाने की वजह क्या थी और उससे उससे पहले क्या सीन चल रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे बैकग्राउंड में। तो धीमे धीमे ग्रेजुअली ग्रोइंग एंगर, यानी कि जो धीमे धीमे क्रोध बढ़ रहा था किसके बीच में? जो नेटिव इंडियन यहाँ के लोकल लोग थे इंडिया के, अंग्रेजों के खिलाफ उन अंग्रेजों की जो इनकी पॉलिसीज थी उसके खिलाफ बहुत गुस्सा और उमड़ रहा था। और ये एक रिवॉल्ट के फॉर्म में निकल के आया, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं। तो इस म्यूटिनी को पावर की वजह से दबा तो दिया गया, पर इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे थे। और इसमें इसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि भैया डिसबिलीव हो गया था, कंपनी को डर लगने लगा था कि जैसा अभी हुआ तो बाद में भी तो हो सकता है ऐसा कुछ हमले वगैरह। तो अब कोई भी अपनी जान खतरे में डाल के काम करना नहीं चाहता है, तो ऐसे ही उन्हें भी लग रहा था। तो और हुआ क्या फिर? लॉर्ड पैलमर स्टोन, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नेंस फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो उस समय पर उन्होंने ये यही सोचा कि पावर है किससे दे दिया है? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया है। पर वो इस बिल को कब लाए थे? 1858 में लाए थे। पर कैसे भी करके जो पाल्मर स्टोन थे उन्होंने दूसरे इशू की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया था इस बिल को पास करने से पहले ही। पर बाद में जो लॉर्ड स्टैनली थे, जो कि बाद में क्या बन गए थे? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बन गए थे। उन्होंने ही मतलब सेम पर्पज से ही इस लॉ को लाया था। इसका उन्होंने टाइटल दिया था, उस एक्ट को टाइटल क्या दिया था? एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो उसको टाइटल दिया था उन्होंने, और ये पास हो गया था। कब हुआ था? 2 अगस्त, 2 अगस्त 1858 को पास हो गया था। और इसको लागू कब से कर दिया गया था? 1 नवंबर 1858 को लागू कर दिया गया था। और इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, यानी कि किस कारणों की वजह से, मतलब किस क्या क्या होगा अगर ये एक्ट लागू होंगे, क्या कारण थे इसकी वजह से, ये ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, इस एक्ट के। तो मेन ऑब्जेक्टिव थे एक्ट के कि टू प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम कंपनी टू। सबसे पहले इस एक्ट को लाने का कारण ये था कि जो पावर थी किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो छीन के किसे दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न क्या थे इस एक्ट के तहत, क्या क्या प्रोविजंस लाया क्या क्या? द गवर्नमेंट ऑफ द टेरिटरी इन पोजीशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी
ceased to exist, all such powers and territory were transferred to the British Crown. All such powers were exercised and India to be governed in the name of हर मैजेस्टी। तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब इनके पास से जितनी भी टेरिटरी थी, इनकी पोजीशन थी, वो सारी की सारी छीन ली गई, इनकी पावर्स छीन ली गई। और इनकी जो पावर थी वो कब किसे दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। और जितनी भी पावर थी अब वो किसके नाम पर एक्सरसाइज की जाएंगी, इनकी मैजेस्टी, जो कि हमें पता था क्वीन विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द पोस्ट, मतलब ये क्या थी, पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, री नेम्ड, आप इसको बदल के क्या नाम रख दिएगा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। यानी कि अब जो नाम था अभी तक को, मतलब एक इंडिया का मेन प्राइम मिनिस्टर समझ लो एक तरीके से, जो कि ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करता था, मेन हेड होता था उनका, वो कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसका नाम हटके क्या हो गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया हो गया, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका, ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के अंदर। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब हम लोग बात करेंगे ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी स्टेट के बारे में। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग मैजेस्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरीट एंड वाज गिवन द पावर टू गवर्न इंडिया इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। तो सेक्रेटरी स्टेट अपॉइंट होता था किसके, जो मैजेस्टी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, मतलब मेन सेक्रेटरी होते थे, उनसे ही चुन के लिया जाता था। और वो यहाँ पे इंडिया के अंदर राज करते थे अपनी मैजेस्टी के नाम पर। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई काम होता है प्रेसिडेंट के नाम से होता है, तो ऐसे ही सीन है कि किसी राजा के नाम से कोई काम राज किया जाता है, तो ऐसा कोई सीन चलता है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज गिवन ऑल पावर वेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच बोथ वर स्क्रैप्ड। तो बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पावर थी वो सभी सभी कहाँ पे थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास भी पावर थी। Secretary of Secretary of State and Council. It was established as a body, corporate to perform business transaction of Inland concerning India। तो बेसिकली इंडिया को लेकर ही बोर्ड बनाया गया था कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, उन सबको लेकर यही डीलिंग करेंगे। और इन्हें पावर दी गई रेगुलेशन बनाने के लिए, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स इन द सिविल सर्विसेज। और इन्हें पावर भी दी गई कि रेगुलेशन कर सके कि कौन कौन से कैंडिडेट CSI में जा रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया में जाएंगे। तो इनके पास ही पावर थी। ऑल द पावर्स रिलेटेड टू एडमिशन एंड रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज एक्साइज कोड बाय द डायरेक्टर ऑफ कमिश्नर फॉर अफेयर ऑफ इंडिया वर ट्रांसफर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कमीशन ऑफ अफेयर्स के पास जो पावर थी, अब वो पावर किसके पास चली गई, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के पास चली गई। काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये भी एक काउंसिल थी उनकी, और ये इस्टेब्लिश की गई थी। इनके में 15 मेंबर थे, और इनकी इनको असिस्ट कर, मतलब किसको असिस्ट करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करते थे ये। क्रिटिसिज्म मतलब बुराई क्या थी इस एक्ट के तहत, तो म्यूटिनी हुई थी 1857 की। इसकी वजह से ये गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। ये एक लैंडमार्क स्टेप था, जो कि मेंशन किया गया था पहले ही कि सारी सारी पावर किसके पास चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और ये एक्ट इस्टेब्लिश कर रहा था क्या, ये एक्ट इस्टेब्लिश करना चाहता था हेल्दी रिलेशन किसके बीच में, फॉरेन रूलर्स और नेटिव के बीच में। कि अब कोई कंपनी बीच का दलाल को हटा दो, और मेन मेन जो राजा हैं, हम मैजेस्टी हमारी, वो और नेटिव रूलर के बीच में एक हेल्दी रिलेशन बन सके, ये चाह रहे थे। एंड रिस्टोर द फेथ ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन, और ये जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसका भरोसा जीतना चाहते थे। बट दिस एक्ट फेल्ड, ये एक्ट फेल हो गया, और जो नेटिव इंडियंस थे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस कंट्रोल कैन बी इग्नोर्ड। यानी कि जो नेटिव इंडियंस थे उनको इग्नोर ही कर दिया गया गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अब जब आपके घर में आपकी नहीं चलेगी, अगला आदमी आपके घर में आके अपनी चला रहा है, तो आपको कब तक वो आदमी पसंद आएगा। तो फिर यही तो अराजकता का कारण बनता है। इम्पोर्टेंट एंड इम्पैक्ट, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी एक्ट की और क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके ऊपर, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857 फोकस प्राइमरली ऑन रीडिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो इनका मेन मकसद था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को बेटर बनाता जाना, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बस यही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करी जाती थी। और ये कोई इट डिड नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कोई खास बदलाव लेके नहीं आया, बस वही वही चला था। बस ये था कि राज करने वाला बदल गया, सिस्टम वही रहा। दलाली तब भी देनी है, दलाली अब भी देनी थी। Since the increase
of the company territorial sovereignty in India, the British Parliament participate also rose in country's administration. जैसे ही इंक्रीज होता गया कंपनी का टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंडिया के अंदर, तो उसी तरह ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ता गया कंट्री के एडमिशन के तहत। और जो एक्ट थी, द एक्ट वाज क्यूमुलेटिंग ऑफ ऑल एक्ट एंड सिचुएशन फ्रॉम चार्टर एक्ट 1813। तो बाद में culmination, this act of 1858 gives satisfaction to British Parliament as a new now Secretary of State was instituted, and thus one person who answerable for the all Indian position to the British Parliament. But the problem arose when the trustworthy person was to be chosen put in that position। और बस कुछ नहीं था उनके लिए हेल्पफुल हो गया कि एक सेक्रेटरी स्टेट तो होगा कम से कम जो आंसरेबल होगा, क्योंकि इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ सीन ही नहीं चल समझ में आ रहा था उन्हें। और एक प्रॉब्लम सामने ये खड़ी हो गई कि उनकी ट्रस्ट वर्दी पर्सन यानी कि भरोसेमंद आदमी लाए कहाँ से जो उस पोजीशन को संभाल सके। बस अपना चैप्टर खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो थोड़ी बहुत। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फिर थोड़ी दिक्कत हुई है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और आप चाहे तो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं मुझे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर गलत आपको समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया तो आप लोग बता भी सकते हैं कि हाँ मुझसे यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ या फिर आपके कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।